हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिस श्रृंखला में हमने 2018 तक के प्रश्न पत्रों को हल कर लिया था। और लास्ट सेशन से मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री में जो भी आपके चैप्टर बनते हैं उनको हम रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना? तो मुझे बताइए लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। GHS धौलपुर। यस नंदिनी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग पढ़ा, मैम। क्या पढ़ा था मैम हमने लास्ट? फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म पढ़ा था, फिर संयोजन, वियोजन, फिर ऊष्माक्षेपी, द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब हमने पढ़ा था। रिडॉक्स, वेरी गुड। यानी उपचयन, अपचयन। अभिक्रियाओं के प्रकार पे हम लोगों ने बात की थी, और मैंने आपको यस कहा मैम, था अभिक्रिया। कि समीकरण को संतुलित करेंगे, तो आपने किया था होमवर्क में। यस मैम। ठीक है। और नंदिनी होमवर्क में क्या दिया था मैंने आपको? मैम संतुलित करने के लिए दिया था, बैलेंस। हाँ, और भी कुछ दिया था, याद करो। चलिए, वेरी गुड नंदिनी, सिट डाउन बच्चे। कोई और बताए ओके क्या मैम, दिया था थैंक यू। होमवर्क में? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया आ रही थी, ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आ रही थी, वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। ठीक है ना? चलिए, तो आपने वो पढ़े होंगे, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे हम। चैप्टर क्या हमारा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना? जिसमें हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात की थी, फिजिकल चेंज की बात की थी, ये क्या होता है यानी भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प और डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन, क्या क्या आपको प्रेक्षण देखने को मिलते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सपोज आपने दो केमिकल मिलाए, तो उन केमिकल्स को मिलाने पर क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जब आपको कुछ ना कुछ चेंज वहां पर देखने को मिलेगा, तभी आप कहते हैं कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे सबसे पहले आपने बोला था एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि कोई गैस इस प्रकार से उत्पन्न हो रही होगी, दैट मीन्स वहां पर केमिकल चेंज या आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर हमने दो केमिकल्स को मिलाया है, लेकिन हमने हीट का कोई सोर्स यूज नहीं किया, ना ही आपने बर्नर जलाया, ना ही आपने स्पिरिट लैम्प जलाई, हीटिंग मैंटल या हॉट प्लेट आपने कुछ भी यूज नहीं किया, फिर भी आपका टेम्परेचर रेज कर जाता है। इसका मतलब क्या है? वहां पर जब तापमान में परिवर्तन आया, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही होगी। इसके अलावा अगर प्रेसिपिटेट बनता है, कहीं पर अवक्षेप बनता है, तो इस प्रकार अगर अवक्षेप के का निर्माण हो रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसका मतलब क्या है? आपका वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ये आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अदर देन दिस, अगर कलर में चेंज आ रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है विलयन के, तो इसका अर्थ है कि आपका वहां पर रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आपका क्या हो रहा है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अवस्था में भी कभी कभी परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट, तो वहां पर भी हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। अगर आप केमिकल नेम के थ्रू उस समीकरण को लिख रहे हैं, तो इसको शब्द समीकरण कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम इनके लिए केमिकल फॉर्मूले आपके यूज कर लेते हैं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, तो उसको भी इक्वेशन आपका कहा जाता है। फिर आपने सीखा था कि उन इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने आपको होमवर्क में भी कुछ इक्वेशंस दी थी कि आपको ये बैलेंस करनी है, और जो भी आपकी बुक्स में इक्वेशन आ रही है उन सभी को आपने बैलेंस करना था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जब भी आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी अभिक्रियाएं आपकी वहां पर में आपने देखा था ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी पूछा गया था। एक में आपका संयोजन अभिक्रिया पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन पेपर जो 2018 का किया था, उसमें विस्थापन अभिक्रिया का आपका एग्जाम्पल पूछा गया था। उससे पहले एक क्वेश्चन पेपर में उदासीनीकरण पूछा गया था। ठीक है ना? और लास्ट पेपर में ही आपका रेडॉक्स का एक एग्जाम्पल दिया गया था, और उसमें पूछा गया था कि अपचयित और उपचयित आपको कंपाउंड्स बताने हैं। ठीक है ना? तो लास्ट सेशन में संयोजन पे हम लोगों ने बात की थी। संयोजन के बारे में जीआईसी कोटाल गांव के बच्चों ने बताया था कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जब भी
दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होंगे तो उनको क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये संयोजन अलग अलग प्रकार से होता है, कहीं कहीं पर तत्व और तत्व जुड़ेंगे, कहीं पर एक यौगिक के साथ तत्व जुड़ेगा और कहीं पर यौगिक यौगिक आपस में कंबाइन होंगे, तो इनको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जीआईसी ओखला, माइक लीजिए, बात करिए मुझसे। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम मोहित। संयोजन अभिक्रिया आता है आपको, क्या होता है? मैम संयोजन अभिक्रिया। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैम जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से उत्पाद नहीं, एग्जाम्पल। दो या दो से अभिकारक जुड़ेंगे, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, यानी एरो के जो बाईं ओर लिखे जाएंगे वो अभिकारक है, यानी जो आपके पास पहले थे, ठीक है, जिनका उपयोग किया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग होते हैं, ठीक है, या पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, कम से कम तो दो होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको संयोजन अभिक्रिया है। जी, एग्जाम्पल आप बता रहे थे। मैम एग्जाम्पल CO प्लस CO2, CO प्लस O2। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो वहां पर कंबाइन हो रहे, चूंकि संयोजित हो रहे तो संयोजन अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा था, वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, क्या नाम बताया आपने? मैम मोहित। मोहित, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो बातें नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, अभी प्रश्न पूछूंगी एक एक करके सभी से। तो यह लास्ट सेशन में हो गया था, Okay, इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, और एक और एग्जाम्पल था जहां पर कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। इसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी, यानी वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे हमें मोहित ने बताया कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, सेम यहाँ पर उसके विपरीत हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्या क्या होगा यहाँ पर? एकल अभिकारक, एक अभिकारक होगा और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, या डिकम्पोजिशन, कभी कभी अपघटन वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर वियोजन ऊष्मा का प्रयोग करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पर ऊष्मा उपयोग में आ रही है और उसके बाद वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जब ऊष्मा की उपस्थिति में अगर पूछा जाएगा ऊष्मीय वियोजन क्या है, तो आप कहेंगे जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, यानी आपने क्या किया है, गर्मी दी है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, सपोज आपने उस कंपाउंड को बर्नर के ऊपर रखा है, स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखा है, तो आप ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देने के बाद वियोजन हो रहा है, तापमान बढ़ाने के बाद वियोजन हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल था यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, एकल अभिकारक, एक अभिकारक है आपके पास और ये टूट करके दो उत्पाद बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए जीआईसी बबियार, मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जीआईसी ओखला खाल, माइक ले लो, बताइए मुझे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मोहित के अलावा कोई और आंसर करे? मोहित, किसी और को माइक दे दीजिए, गर्ल्स में तो किसी को माइक। मैम विस्थापन अभिक्रिया मतलब जिसमें एक उत्पाद एक या फिर दो से अधिक अभिकारक में टूट जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, अभिकारक जो में उसमें टूट जाता है मैम, जिसमें एक उत्पाद किसी दूसरे उत्पाद का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और कोई बताएगा? वेरी गुड मोहित, और कोई एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज करो, किसको बताना है विस्थापन मैम अभिक्रिया? एग्जांपल। हाँ जी मैम एग्जांपल CSO4 प्लस Zn और जो ZnSO4 प्लस CO, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा टर्म्स को करेक्ट कर लेंगे। वेरी गुड मोहित, सिट डाउन बच्चे। और कोई आंसर करेगा विस्थापन अभिक्रिया को? यस, माइक ले लो, धौलपुर। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मैम मॉर्निंग। विस्थापन अभिक्रिया, मैम पुष्पराय। पुष्पा, यस।
मैम विस्थापन अभिक्रिया हम उससे कहते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं और वह उसकी जगह में विस्थापित हो जाते हैं। इसका उदाहरण Zn+Cu एरो ZnSO4+Cu। ठीक है, वेरी गुड। तो पुष्पा ने कल भी बहुत अच्छे से Thank you. आंसर किया था। सिट डाउन बच्चे। तो मोहित Yes, ma'am. ध्यान रखेंगे, Thank ठीक you, है? ma'am. उत्पाद स्थान नहीं लेंगे, ठीक है ना? क्या होगा, और जो आपकी सक्रियता श्रेणी, धातु के चैप्टर में देखिए, सक्रियता श्रेणी आपको एक मिलेगी। वो सक्रियता श्रेणी में उन तत्वों को, और बेसिकली वहां पर धातुओं की बात की गई है, तो धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका होगा, ठीक है? तो जो ऊपर आता है वो अपने से नीचे, उसके नीचे जो भी तत्व लिखे गए हैं उनको उनके यौगिक से या उनके लवणीय विलयन से क्या कर देता है, पृथक कर देता है या विस्थापित कर देता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उत्पाद वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से या उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। मोहित ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया कि कॉपर सल्फेट अगर जिंक से अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्या करेगी, कॉपर को विस्थापित कर देगी। क्यों? क्योंकि जिंक जो है ना वो इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, दोनों तत्व हैं, दोनों धातुओं में आते हैं, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, तो जिंक क्या होगी आपकी, अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी। क्या होगी? जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है एज कॉपर टू कॉपर, एज कंपेयर टू कॉपर। और अगर आप अपनी बुक में सक्रियता श्रेणी देखेंगे या आपने याद कर रखी होगी तो आप देखेंगे जिंक ऊपर आती है और कॉपर उससे नीचे आती है। तो जो जिंक से नीचे आएंगे तत्व वो उन सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन यही जिंक अपने से ऊपर आने वाली धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व लिखे गए हैं उन तत्वों से नीचे जो तत्व आएंगे उन सभी को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन अपने से ऊपर आने वाले तत्वों को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अगर सेम इस रिएक्शन को आप दोबारा से लिखें कि हमारे पास ZnSO4 है और इसमें हम कॉपर मिलाते हैं, तो अब क्या होगा बताओ मुझे कोई। ZnSO4 में कॉपर, पहले आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट में जिंक को मिलाया तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है ना? अब आप कह रहे हो कि ZnSO4 लिया है और उसमें हमने कॉपर मिलाई है, अब क्या होगा बताओ, जल्दी से हैंड रेस करो, कौन बताएगा? ले लो माइक। मैम ऐसे ही रिएक्शन होगा इस साइड भी। यानी कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट आ जाएगी, USO4। नो मैम इधर ZnSO4 ही आएगा, इधर ZnSO4 ही आएगा, ZnSO4+Cu। ठीक है। यस मैम। मोहित, बीच में किसी का जो रेड कलर में है ना उनका हैंड रेज आ रहा था, उनको दे दो माइक। ओखला खान, GIC ओखला खान। यस, माइक ऑन करो। CuSO4Zn+Zn। ओके, क्या नाम है बेटा? मैम निशा रावत। निशा, ओके, वेरी गुड निशा, सिट डाउन। सर करेगा क्या होगा, देखो दो प्रकार के हमारे पास रिएक्शंस आ रही हैं, एक हमें किसने बताई, एक हमें पुष्पा ने बताई और ये हमें निशा ने बताई। चलो अब मुझे बताओ पुष्पा की रिएक्शन के साथ कौन कौन सहमत है, जो उन्होंने अभिक्रिया कराई, हैंड रेज करो। जो मान रहे हैं कि ये अभिक्रिया सही है, हाथ उठाइए अपना। सबको लगता है उन्होंने गलत बोला, ठीक है। और निशा से कौन कौन सहमत है, हैंड रेज करिए। जो लोग दोनों से ही सहमत नहीं है वो अपना आंसर बताओ, फिर क्या आंसर आएगा बताओ नंदिनी। इसके अलावा क्या होगा फिर, जब आप इससे भी सहमत नहीं है इससे भी सहमत नहीं है, क्या होगा? ओखला खाल आंसर करो, माइक ले लो अगर आपको कुछ कहना है। किसी भी बच्चे को इसके अतिरिक्त कुछ बताना है? बोलो बोलो जल्दी, हैंड रेज करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के रिएक्शंस हमें बताए, एक निशा ने बताया, एक हमें पुष्पा ने बताया, ठीक है ना? तो हो क्या रहा है, देखो ये अभिक्रिया लिखने से जस्ट पहले मैंने आपको क्या बोला कि जब जिंक ऊपर है सक्रियता श्रेणी, अपनी बुक है आपके पास तो सक्रियता श्रेणी खोलिए उसमें और देखिए धातु और अधातु के अध्याय में जिंक ऊपर है और उससे नीचे कॉपर है आपकी, ठीक है? जिंक ऊपर है और उससे जिंक ऊपर है, उसके नीचे आपकी कॉपर आ रही है, ठीक है ना, सक्रियता श्रेणी में। तो जिंक क्या कर रही है, कॉपर को विस्थापित कर रही है। यहाँ जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील थी। कौन? जिंक।
लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो ये वाली रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी। ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। जब आप कॉपर को जिंक सल्फेट में डाल रहे हैं तो ये कॉपर इसको विस्थापित ही नहीं कर पाएगी, तो जो पुष्पा ने बताया वही होगा, सेम वही कंपाउंड्स रहेंगे, कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और अधिक अभिक्रियाशील को कोई कम अभिक्रियाशील विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। बार बार एक लाइन ध्यान में रखनी है। निशा आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर पा रहा है, लेकिन कोई कम अभिक्रियाशील तत्व अपने से अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जब कॉपर नीचे है तो ये अपने से नीचे आने वाले सभी तत्वों को विस्थापित कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर जो भी आएंगे ये उनमें से किसी को भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान में होनी चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ये भी कि जिंक सल्फेट में अगर कॉपर मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। लेकिन अगर उसी कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाया जाता है तो तब अभिक्रिया होती है। बोलो समझ आ गया आप सभी को? हैंड रेज करो समझ में आ गया तो। सक्रियता श्रेणी को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला मैंने? देखो, मैंने आपको निधिता का एग्जाम्पल दिया था लास्ट सेशन में, अभी मैं देती हूँ आपको निशा का एग्जाम्पल। निशा है, निशा के बगल में एक उसकी फ्रेंड है, ठीक है, क्या है, एक निशा है और एक उसकी फ्रेंड है, एफ से हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। इधर मोहित है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मोहित चाहता है कि वो इस सीट पर बैठे जहां पर आपकी निशा की फ्रेंड बैठी हुई, तो वो क्या करेगा, वो इसको उठा करके यहां से अलग करेगा। तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, उसकी फ्रेंड से स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। और अगर मोहित स्ट्रांग है तो वो यहां से इसको हटा देगा, तो वो क्या निशा के बगल में बैठ सकता है अगर वो एफ से स्ट्रांग हुआ। और अगर वो एफ से स्ट्रांग नहीं है, उसकी फ्रेंड से स्ट्रांग नहीं है, तो वो उसको नहीं हटा पाएगा। और यहाँ पर स्ट्रांग होने से या किसी की स्ट्रेंथ होने से क्या तात्पर्य है, अभिक्रियाशीलता। अगर ये अधिक अभिक्रियाशील है इसकी तुलना में तो ये इसको हटा सकता है, और अगर ये कम अभिक्रियाशील है इसकी तुलना में तो इसको नहीं हटा सकता है। तो सेम यही, ये मोहित था, ये निधिता है SO4, ये जिंक मान लो मोहित है, ये SO4 आपकी निशा है, और ये CuF है, ठीक है ना। तो ये अधिक अभिक्रियाशील था, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो उसने क्या किया, इस फ्रेंड को यानी कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। और अब निशा के जो बगल वाली सीट है उसमें वो बैठ पाया है। क्यों? क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील था। और अगर वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता, यानी कि सेम, अगर ये कम अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है ना फ्रेंड, आपकी जो कॉपर है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को बेसिकली हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों की रिएक्टिविटी देख रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर इसकी Zn के स्थान पर कोई और तत्व आ जाता है जो कॉपर से नीचे आ रहा है सक्रियता श्रेणी में, तब ये उसको विस्थापित कर सकता है। तो सब खेल किसका है, सक्रियता श्रेणी का। और सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखेंगे, जो भी उसमें तत्व है, जो भी उनका क्रम है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। अभी क्लियर है? बोलो। चलिए चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बताइए कौन बताएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया? लास्ट सेशन में भी हमने ये पढ़ा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ओखला खाल, मोहित और निशा के अलावा कोई और आंसर करे। GIC ओखला खाल, जितना आता है उतना बताओ। किसी को नहीं पता? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस मैम, गुड इस मॉर्निंग, अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? मैम अंकिता। अंकिता। अंकिता ने बहुत अच्छे से बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो ये अभिक्रिया वो थी जहां पर अभिकारक क्या कर रहे थे, अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे थे, ठीक है। आयन क्या होते हैं आपके, परमाणु ही होते हैं, आवेशित परमाणु होते हैं। धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, दो ही प्रकार तो आपने आयन पढ़े। आयनिक यौगिक में हमने सबसे पहले आयन को पढ़ा था 9th क्लास में, तो हमने क्या बोला था, आयन कुछ नहीं है, कोई भी आवेशित परमाणु है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस पर धनावेश आ रहा है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋणावेश आ रहा है, ठीक है, ठीक है।
इसके अलावा आपका होता क्या है, कोई धनावेशित जो आयन है वो ऋणावेशित आयन से जुड़ता है। जब हम किसी समीकरण की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर BaCl2 प्लस Na2SO4 हो रहा है, तो Ba आपका पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? Ba पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। Cl बनाएगा नेगेटिव आयन, Na बनाएगा पॉजिटिव आयन और SO4 बनाएगा नेगेटिव आयन, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों एक साथ थे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। जैसे अंकिता ने बोला कि ये करेंगे अपने आयनों का आदान प्रदान, तो अब ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव से जुड़ने और ये वाला पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव से जुड़ने, ठीक है। तो क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये क्या हो गया, आपका आदान प्रदान हो गया आयनों का, और यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बता सकते हैं, बेरियम क्लोराइड की Na2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो आपका BaSO4 यानी बेरियम का सल्फेट बन रहा है और सोडियम आपका क्लोराइड बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बस ये याद रखना है आपको, उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया और यह सोडियम सल्फेट से, और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए, होमवर्क दिया था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो जल्दी से। देखो, GHS धौलपुर से, GIC ओखला खाल से, GIC कोटाल गांव, ये सभी स्कूल से बहुत अच्छे से आंसर्स आ रहे हैं। GIC सुल्तानपुर, किस किस को इसका आंसर आता है, हैंड रेज करो। फरसारी, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, हैंड रेज करिए, किस किस को पता है, हाथ उठाओ जिसे पता है। बस एक दो बच्चों को पता है। GHS धौलपुर, किस किस को पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नंदिनी, बॉयज को माइक दो, बॉयज से बात करवाइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? निखिल। निखिल, निखिल आंसर्स क्यों नहीं करते जब भी पूछते हैं, सिर्फ गर्ल्स आंसर करती हैं। सब कुछ समझ आ रहा है जितना अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने? यस मैम। यस, चलिए बताइए, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैम उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वेरी गुड, उपचयन में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बताएंगे कोई? चलिए, जो आपके C+O2 C+O2 CO2 CO2 गिव CO2, ठीक है। चलिए, आपके जो राइट में बैठे थे ना, उनको माइक दे दो, जाओ। वेरी गुड निखिल। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ कर आंसर करेंगे बेटा, आप आ नहीं रहे ना कैमरे में। क्या नाम है आपका? मैम पवित्र। पवित्र। रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे, यानी अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताओ। मैम जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वेरी गुड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। चलिए, आपके जो राइट में बैठे हैं उनको माइक दे दो। ये लोग आंसर नहीं करते हैं ना जब भी पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? मनीष। मनीष, मनीष आंसर क्यों नहीं करते हो? जब आता है आप लोगों को तो आंसर करना चाहिए ना, सभी को बताना चाहिए कि मुझे ये आता है, तो और लोग भी सीखेंगे फिर। कितने बॉयज है टोटल 10th में? कितने बॉयज हैं आपकी क्लास में? मैम 5%। मैम 5 है, ओके। यस मैम। चलिए, आप मुझे बताइए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? मैम दो से अधिक तत्व मिलने में मैम एक अनुपात जो बनता है मैम उसको उत्पाद होते हैं मैम, उसे अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। लेकिन आवश्यक नहीं है कि तत्व ही मिले, ठीक है। तो आप, मैंने क्या बोला, अभिकारक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे तो संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। वेरी गुड बच्चे। आपके बगल में जो बैठे हैं उनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम विप्लव है। विप्लव, विप्लव वियोजन अभिक्रिया बताइए क्या होती है, बताओ। चलिए, कोई भी एक अभिक्रिया बताइए जो आपको अभी तक समझ में आए। इतने सेशंस आप लोगों ने अटेंड कर लिए, इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, मैम विस्थापन अभिक्रिया। बताइए विस्थापन। मैम विस्थापन अभिक्रिया।
बताओ। मैम किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व जब कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, विस्थापित कहाँ से करेगा, उसके यौगिक से या उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करेगा, तो उसको कहा जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वेरी गुड विप्लव। चलिए GIC मटियाली माइक ले लो, कोई भी बच्चा माइक ले ले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है? मैम वंशिका। वंशिका। वंशिका ने तो हमें लास्ट सेशन में भी आंसर किया था। वंशिका क्या क्या पढ़ के आए हो बताओ? लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था आप लोगों ने, क्यों? मैम वो कल प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। तो आप LMS पे प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, आपके ही साथ के GHS धौलपुर ने, कोटयाल गांव ने, सारे बच्चों ने अच्छे से आंसर किया था। तो आप लोग भी उसको, उस सेशन को रिवाइज कर लेंगे वहां पर। यहाँ पर भी हम लोगों ने कर लिया है। आप मुझे बताइए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में कौन सी अभिक्रिया को अच्छे से आप समझा पाएंगे सबको? कोई भी एक अभिक्रिया बताओ। मैम द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता एक है? अभिक्रिया यस, बताइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं का बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे वेरी गुड। अब अभिकारकों के बीच, ठीक है, किसके बीच होगा आदान प्रदान? अभिकारकों के बीच, ठीक है, अभिक्रियाओं के बीच नहीं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, तो उसको कहा जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। वेरी गुड वंशिका। आपके जो राइट में बैठे हैं उनको माइक दे दो। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। वियोजन अभिक्रिया बताइए। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पादन प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। तो जब कोई पदार्थ या जब कोई एक अभिकारक, ठीक है, एक ही अभिकारक होगा वहां पर, और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादन नहीं बोलेंगे, उत्पाद में टूटेगा, तो उसको कहा जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। वेरी गुड बच्चे। अब बॉयज को दे दो माइक आगे। गुड मॉर्निंग क्या मैम। नाम? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है? रोहित। रोहित। रोहित, मुझे वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताओ एक। चलो, कोई और अभिक्रिया का प्रकार बताओ जो आपको अच्छे से आता है। विस्थापन अभिक्रिया। बताइए, विस्थापन क्या है? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। और एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है। वेरी गुड रोहित। और को आपके बगल में जो बैठे हैं उनको माइक दे दो। वेरी गुड रोहित, सिट डाउन। गुड हाँ मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम। सौमिल। सौमिल। सौमिल, बताइए, कोई एक अभिक्रिया का प्रकार समझाइए मुझे। मैम द्विविस्थापन। हाँ जी, बताइए। वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वेरी गुड। वैसी वर्ड मैंने काट दिया था, आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा। वेरी गुड सौमिल, सिट डाउन बच्चे। GHS धौलपुर, लास्ट जो बॉयज बचा हुआ है ना उसको माइक दे दो। क्या नाम है उनका? यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? देवाशीष मंडल। देवाशीष। जितना पढ़ाया समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो होमवर्क दिया जा रहा है, उसको करके लाएंगे सारे लोग, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग ठीक है बात मैम। कर लेंगे। देवाशीष, और आपने उपचयन, जिसको हमें सभी ने बताया कि ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो
या हाइड्रोजन में कमी हो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। रिडक्शन ठीक उसके विपरीत हो जाएगा। अगर क्या हो रहा है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी आ रही है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, तो वो अपचयन हो जाएगा। और रेडॉक्स अभिक्रिया होती है रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी इसमें दोनों ही चीजें होंगी, उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा। ठीक है, तो इन तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ के आएंगे। और इसके अलावा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ के आएंगे। संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है इसको भी अच्छे से देख कर आएंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन करूंगी, आप लोगों को ही समझाना है कि क्या क्या ये टर्म्स होती हैं। उसके साथ साथ लास्ट सेशन में भी बोला था कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर टाइम हो गया है, तो कल से हम सेकंड चैप्टर अपना देखेंगे। ठीक है ना, बोलो आज का सेशन सभी को समझ में आया? हैंड रेज करिए समझ आया तो। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे करते हैं तो लगता है नहीं आया समझ में, ऐसे करना है। ठीक है, चलिए तो आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज के सेशन में हमेशा की तरह जीएसएस धौलपुर के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, जेआईसी ओखला काल से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, मटियाली के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास में पूछ लेना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।